यहाँ पे पूरा सरेंडर जब करता है तब क्या होता है, यहाँ पे याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है। याल्टा कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये चारों कंट्रीज, आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ठीक है। वहां पे क्या बात हो रही थी, मैंडेट बांटेंगे, इसराइल और पैलेस्टीन वाला एरिया बांट लेंगे, जर्मनी की जो कॉलोनीज हैं कहाँ पे, अफ्रीका में है, उसको बांट लेंगे। बांटने की ये लोग पहले ही बात करने लगते हैं, ठीक है, भले ही थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में बांटेंगे कि हाँ ठीक है ये मैंडेट है और वो है, लेकिन बेसिकली अभी भी इनका कॉलोनियल माइंडसेट था कि हमें एक और टेरिटरी जो है अपने अंडर मिल जाए। ओके, तो अब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया तो जर्मनी को बांटा जाएगा 4 हिस्सों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 पावर्स हैं। कौन सी? यूएसए है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और आपका रशिया भी है, चौथी पावर। ये 4 के जर्मनी को बांट लेंगे 4 हिस्सों में, ठीक है। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस होगी, ये बीच में ही हो रही है, 1944 के आसपास ये हो रही है, और अभी जो है जापान ने सरेंडर नहीं किया है, ठीक है। तो जापान जो है बहुत मुश्किल से सरेंडर करेगा, और जापान जो था वो बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट पावर था। वो चाहता था कि पैसिफिक ओशन में उसी का सब जो है कॉलोनीज रहे, तो जापान को भी बहुत ज़रूरी होता है हराने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अब ये याल्टा कॉन्फ्रेंस हो गई, इन्होंने ये पूरा दे वर हैप्पी कि ठीक है चलो अब कुछ ना कुछ जो है वॉर की इंटेंसिटी कम होगी, बस अब क्या बचा है, सिर्फ जापान बचा है, जापान को अभी हम देख लेंगे, नाजीज आउट, दे वर सेइंग दिस, पूरा ये पूरा न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है उस टाइम की कि भाई नाजीज आर आउट नाउ। यूएसए जो है वो क्या करता है, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप करता है जापान को हराने के लिए। पहला जो होता है वो आपका क्या होता है, लिटिल बॉय होता है, सेकेंड आपका होता है फैट मैन होता है, ठीक है। तो पहले हिरोशिमा पे ये जो बॉम्ब है वो ड्रॉप करा जाता है, और उसके बाद भी यहाँ पे जब हिरोशिमा में बॉम्ब बॉम्ब जब ड्रॉप होता है उसके बाद भी जापान जो है सरेंडर नहीं कर रहा था, स्टिल दे वर फाइटिंग। और 3-4 दिन, ये अगस्त में पूरा ये सीन हो रहा था जब ये लोग ड्रॉप कर रहे थे बॉम्ब। 3-4 दिन बाद यहाँ पे नागासाकी में जब बॉम्बिंग होती है, उस उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अनकंडीशनली सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आखिरी दिन थे, ये उस टाइम का जो न्यूज़ था, ब्रिटिश न्यूज़ था, ये था कि जापान जो है वो स्टिल बचा हुआ है और जापान को किस तरीके से यहाँ पे हराया जाए, ठीक है। तो यूएसए को लगता है कि भाई अभी नए नए जो न्यूक्लियर हथियार जो है हमने बनाए हुए हैं, टेस्टिंग भी ज़रूरी है, टेस्टिंग भी हो जाएगी इसी बहाने, और जापान जो है हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि वो पैसिफिक वाले एरिया में है, और वो एक्सपैंड करेगा तो वो हमारे वाले एरिया में एक्सपैंड करेगा। तो अब ये देखो कि यहाँ पे ये पूरा ड्रॉप करा गया था ये बॉम्ब, और ये जो पूरे जो इसका धुआं था ये यहाँ पे 1100 मीटर यहाँ पे बना था, काफ़ी वो था, इंटेंस था ये, ठीक है। कैसे ड्रॉप करते हैं ये लोग, पूरा एरोप्लेन में लेके जाते हैं, ये जो पूरा फैट बॉम्ब और जो फैट मैन और जो लिटिल बॉय वाला बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, इसको यहाँ पे ऊपर से एरोप्लेन से ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब आप नहीं कर सकते हो क्योंकि एयर स्पेस जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। कोई कुछ कह रहे हैं? ये इसमें आकांक्षा बोल रही है, उसको शायद वॉइस नहीं आ रही होगी। आपको आ रही है? यस मैम, हम लोग को तो क्लियर है, अच्छा मतलब अच्छा। मुझे क्लियर है। हाँ, कांचो को मैसेज ड्रॉप करो कि वो रिफ्रेश करेगी, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ये गिरा दिया जाता है, उसके बाद दे वर हैप्पी कि हाँ ठीक है हमने यहाँ पे बॉम्ब जो है वो ड्रॉप कर दिया है, और अनकंडीशनल सरेंडर जो है वो इवेंचुअली जापान कर देता है। मोनार्की जो होती है उस टाइम एग्जिस्ट कर रही होती है जापान में, और वो लोग सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। ये न्यूज़पेपर आप देख सकते हो कि ये पूरा जो है जापान का सरेंडरिंग वाला आया हुआ है, और अनकंडीशनली इन्होंने सरेंडर किया था कि भाई कुछ भी कंडीशन नहीं चाहिए थी क्योंकि इतना डिवास्टेशन हो गया था, जापान ने ऐसे सरेंडर कर दिया था। ये बॉम्ब इतना इंटेंस था कि लोगों की बॉडीज जो थी वो इवापोरेट हो गई थी, लोग मतलब पूरे यहाँ पे केमिकल से इफेक्ट हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट देखा गया था। बहुत ये न्यूक्लियर आप समझ सकते हो कि सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था टू द ह्यूमन बॉडी, टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनके मोराल को भी। तब से जापान ने जो है उसको पता है कि न्यूक्लियर जो है पावर किस तरीके की होती है और कितना डिवास्टेशन जो है वो क्रिएट करती है।
तब से जापान ने क्या फॉलो की है, पैसिफिस्ट पॉलिसी फॉलो की है। पैसिफिस्ट मतलब कि पीस वाली पॉलिसी जो है फॉलो करी है, कि हम यहाँ पे न्यूक्लियर हथियार जो है कभी भी नहीं खरीदेंगे। अब मजबूरी है तो यहाँ पे हो सकता है कि वो पॉलिसी जो है चेंज हो जाए जापान की, लेकिन यूएसए ने जो है फर्दर जापान को डेवलप करवाया और क्या लिया यहाँ पे, उनको अम्ब्रेला प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी कि अब हमने तो आपके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन फ्यूचर में आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। तो खैर अब तो यूएस की प्रोटेक्शन में है। वो मैं बताऊंगी कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों इतना मेहरबान जो थे उस टाइम हुआ था। ये आप देखो कि पूरा साइड जो है ये पूरा प्लेन हो गया है एटॉमिक बॉम्ब की वजह से। ऑब्वियसली ये जो नदी जो है, ये पूरा जो आसपास का ओशन जो होगा, सी जो होगा, वो भी पोल्यूट हो रहा होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये पूरा इस पे बहुत ही डेवस्टेटिंग इफेक्ट पड़ा था। और इसी के बाद यहाँ पे कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। इसके बाद कोल्ड वॉर नहीं शुरू होती है। ये जो पूरे आपके अलाइज थे, कौन से, यूएसएसआर और यूएसए स्पेसिफिकली, जब ये बॉम्ब ड्रॉप करते हैं तो यूएसएसआर कंसल्ट नहीं करता है, यूएसएसआर से कंसल्ट नहीं करता है यूएसए, कि हम जो बॉम्ब है उसको ड्रॉप करने जा रहे हैं, ठीक है। और यही एक कारण बनता है कि जो यूएसएसआर है वो थोड़ा शक के उससे देखने लगता है यूएसए को, कि एक तो तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए हैं, दूसरा तुम उसको टेस्ट भी कर रहे हो, तो एक भरोसा जो है यहाँ पे कम हो रहा है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। दूसरा क्या होता है कि पावर चेंज हो जाती है। पहले कौन था, रूजवेल्ट था। उसके पहले कौन था, ये आपका रूजवेल्ट था। उसके बाद जो है आपका दूसरा आ जाता है, तो सोवियत के प्रति जो है थोड़ा सा ट्रूमैन आ जाता है। तो सोवियत के प्रति जो है थोड़ा सा क्या होता है, उसका एंटी स्टैंड होता है। जैसे कि अभी आप देखते हो ना कि ट्रम्प वाज लिटिल इन फेवर ऑफ रशिया, और बाइडेन का आप देखो कि वो टोटली डेमोक्रेट्स जो रहते हैं वो टोटली एंटी रशिया रहते हैं। तो उसी प्रकार से उस टाइम भी है कि उनके जो जिस तरीके से लीडर है वो उस पर असर डालेगा उसकी पॉलिसी पे, ठीक है। अब देखो कोल्ड कोल्ड वॉर आपका बेसिकली था क्या। कोल्ड वॉर कोई कोल्ड वॉर नहीं थी। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्लाइमेट से रिलेशन है। कोल्ड वॉर का मतलब था कि यहाँ पे आपका अमेरिका और आपका यूएसएसआर दोनों ने इतने हथियार जो थे वो इतने डेवलप कर लिया था, इतना आर्सेनल जो है डेवलप कर लिया था, कि ये कभी भी एक्टिव वॉर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, कभी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, कोल्ड ही रहता है। दोनों की जो म्यूचुअल डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, कि तुम मुझ पे अटैक करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर दूंगा, ठीक है। तो ये कोल्ड रहता है, एक तरीके का शांत जो है लोग हैं, एक्टिवली लड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर का नाम देते हैं। अब देखो ये किस वजह से हो रहा था। सबसे पहले तो यहाँ पे आइडियोलॉजीज का क्लैश हो रहा था। कम्युनिज्म जो है वो उस टाइम बहुत ही न्यू न्यू आइडियोलॉजीज थी, बहुत कंट्रीज को अट्रैक्ट करी थी, इनफैक्ट इंडिया को भी अट्रैक्ट किया था। अब कम्युनिज्म जो है वो आपका कम सामान खरीदने के लिए, सिंपल लिविंग के लिए आपको मोटिवेट करता है। कैपिटलिज्म कहता है कि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है, तो लोगों को आपको आज़ादी देनी पड़ेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद पाएं। तो कैपिटलिज्म क्या कहता है, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करता है, फ्रीडम पे फोकस करता है, डेमोक्रेसी पे फोकस करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट पे फोकस करता है, कि जितनी ज़्यादा सरकार रहेगी बड़ी, उतना ज़्यादा क्या रहेगा, करप्शन रहेगा। तो बेसिकली इनका गोल रहता है कि भाई लोगों के पास रहे आज़ादी, स्पेसिफिकली खरीदने की आज़ादी, तभी तो हमारा प्रोडक्ट जाके खरीदेंगे। तो इसीलिए जो यूएसए है वो अब आगे चल वर्ल्ड ऑर्डर में क्या करेगा, डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा, कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अधिकार होने चाहिए लोगों के। कम्युनिज्म क्या करेगा, वो यहाँ पे वो करेगा कि कम्यून बनाएगा। कम्यून्स का मतलब क्या है कि आप क्या करो, आप अपनी प्रॉपर्टी जो है कलेक्टिवली ओन करो। इक्वालिटी की बात करेगा, कि यहाँ पे सोसाइटी में कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं है। सोशलिज्म की बात करेगा, टोटलिटेरियनिज्म की बात करेगा। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है कि लोगों के बिहाफ पे कोई स्ट्रांग बंदा जो है वो यहाँ पे इन रिसोर्सेज को ओन करे और लोग ही इसको इलेक्ट करें। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि कम्युनिज्म का अब जो फॉर्म है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है, ठीक है। एंड गोल कम्युनिज्म का क्या है, पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना, ठीक है। दुनिया ये चाहते हैं कि कम्युनिज्म में कन्वर्ट करे, जो कि खतरा है इसके लिए। तो यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा कि यूएसएसआर जो है एक्सपैंड करे, तब भी और अब भी, ठीक है। तो आप देखोगे कि न्यूज़पेपर में उस टाइम्स
किस तरीके के आप ये देखो कि कम्युनिज्म इज अमेरिकाज मॉरल एनिमी। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं इन दोनों कंट्रीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं विच वर अलाइज इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर टेंशन जो है, आपको मैंने बताया कि वो यहाँ पे डेवलप हो गई थी। एक तो जो यूएसए है वो बॉम्ब कर देता है, ठीक है, और इसी वजह से ये यूएसएसआर जो है वो भी एम्बिशियस है, वो भी अपने वेपन्स जो है वो डेवलप करने लगता है, और ये दोनों के बीच में होने लगता है कंपटीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्म्स रेस कहते हैं। तो अभी तक भी आप देखो कि इनके पास जो होंगे 5-6 हज़ार न्यूक्लियर वो वॉरहेड्स रहे होंगे, अभी हैं। और वो किस टाइम के बने हैं, वो इसी दौरान बने हैं जब इनके इनके बीच में आपका आर्म्स रेस चल रही है। ठीक है। अब ये जो आपकी मीटिंग है, ये आपकी कौन सी है, पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस। ठीक है। अब कई बारी जब है आपका ये मीटिंग करेंगे कि भाई ये वॉर के एंड में जो है क्या करना है, हमें किस तरीके से जो है पूरा वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है। ठीक है। तो पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस सबसे पहले होगी, और इसके अंदर आपका क्या होगा, ये अभी वॉर एंड नहीं हुई है, तो सारे लैंड्स किस तरीके से डिवाइड होंगे। यहाँ पे एक मेन चीज आती है, यहाँ पे यूएसएसआर कहता है, वो कहता है कि हम अपनी कंट्री में क्या करेंगे, फ्री इलेक्शंस कराएंगे, और मतलब थोड़ी सी आज़ादी देंगे। और पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं, आपको पता है यूरोप, यूरोप जो है एक ईस्टर्न हिस्सा है और एक वेस्टर्न हिस्सा है। ये ह्यूमन मेड है ऑब्वियसली, ऐसा कोई जोग्राफिकली ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड नहीं है। ईस्टर्न हिस्से में यहाँ पे ये कहता है, कौन, स्टालिन कहता है कि ईस्टर्न वाले एरिया में मुझे अपना इन्फ्लुएंस दो, और वेस्टर्न वाले एरिया में फ्रांस और ब्रिटेन तुम रखो। और तो अब क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये रशिया से इमीडिएट लगा हुआ है, तो रशिया कहता है कि मुझे यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस रखने दो। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आप यहाँ पे पॉलिटिक्स में सुनते हो, क्या होता है, किसी को पता है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ऐसा जोन, ठीक है, उस जोन में क्या है, जैसे कि उस जोन में जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं वो हमारे अगेंस्ट पॉलिसी ना बनाए, हमारे फेवर में ही पॉलिसी बनाए। मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हम किसको रखना चाहेंगे, नेपाल को रखना चाहेंगे। ठीक है। अगर नेपाल जो है वो हमारी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा, उसका मतलब क्या है, वो हमारे अगेंस्ट पॉलिसीज बना रहा है। ठीक है। तो कंट्री जो है, हर कंट्री अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करती है, ताकि उसका जो नेबरहुड है वो उसके लिए कोई लड़ाई का मैदान ना बन जाए। ठीक है। अब यहाँ पे रशिया को पता है, क्या पता है कि 2 बारी उसके ऊपर क्या हुआ है, यहीं से अटैक हुआ है। एक तो यहाँ पे किसने किया था, नेपोलियन ने भी अटैक किया था, ठीक है, और जर्मनी ने भी अटैक कर दिया। तो अब ये चाहते हैं कि ये वाला जो जोन है बीच में, जो जर्मनी आ रहा है, उसको क्या करें, जो यूरोप है ईस्ट वाले साइड में यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस रहे, और वेस्टर्न वाले साइड में आप चाहें अपना यूरोप का इन्फ्लुएंस बनाओ। तो ये हमेशा सिक्योरिटी कंसर्न जो है उस टाइम यूएसएसआर का था, स्टालिन का भी था। ठीक है। यही पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में ये टेंशन जो है अराइज करती है। इसके बदले में स्टालिन जो है वो मान जाता है कि ठीक है, मैं अपनी कंट्री में क्या करूंगा, फ्री इलेक्शंस कराऊंगा। ओके ओके। अब देखो यहाँ पे जब जर्मनी ने सरेंडर किया था, तो जर्मनी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। 4 हिस्से, जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड करा गया था इसको, और अलग अलग टाइप का इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे इन एरियाज में रहेगा। ठीक है। ओके। अब देखो बहुत सारी कम्युनिस्ट कंट्री, अब आप देखो कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, वैसे क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। क्योंकि देखो कॉलोनियल, सबको कॉलोनियल, सब कॉलोनियलिज्म से गुजरे हुए होते हैं। ठीक है। कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे एक्सटेंसिव बिजनेस जो है वो यहाँ पे करा जाए, और सब जो हैं अट्रैक्ट होते हैं सोशलिज्म की तरफ। तो बहुत सारी कंट्रीज आप देखो कि ये सारी कंट्रीज जो हैं, अल्बेनिया, बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, ये सारी कंट्रीज जो हैं, क्यूबा, चाइना, ये सब कम्युनिज्म की धारा से अट्रैक्ट हो रहे थे और कम्युनिस्ट कंट्री बन रहे थे। ठीक है। और वियतनाम, इंडिया वाले साइड में आप देखो, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये सारे थे। अब इसको देख के यहाँ पे जो ट्रूमैन है, ठीक है, वो ट्रूमैन जो है, जो कि प्रेसिडेंट है यूएसए का, वो कहता है कि ये हमारे लिए खतरे की बात है।
सारी कंट्रीज क्या है यहाँ पे, किसके फेवर में जा रही हैं, सोवियत के फेवर में जा रही हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम इसको कंटेन करें, ठीक है। और ये अब जो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी जो यूएसए की चलती थी कि हमें यूरोप में इंटरफेयर नहीं करना है, और हमें यहाँ पे आपने देखा होगा ना कि बहुत एंड में होता है, बीच में होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए क्या करता है, बीच में आता है। ऐसा नहीं कि शुरू से ही कोई जो है वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था। जब उसके ऊपर अटैक होता है तभी यहाँ पे यूएसए जो है बीच में आ रहा था, वरना यूएसए को कोई मतलब नहीं था, वो अपना ट्रेड कर रहा था, व्यापार कर रहा था, और इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी जो है वो नहीं रखता था, आइसोलेशन की नीति अपनाता था। इस वाली जब यहाँ पे ये देखता है कि कम्युनिज्म जो है, यहाँ पे सारी कंट्रीज कम्युनिस्ट होती जा रही हैं, तब ये कहते हैं कि हमें अब ज़रूरत है इन कंट्रीज को कंटेन करने की और प्रेशर डालने की बाहर सारी कंट्रीज में। और हम चाहते हैं अगर यहाँ पे ये सारी कंट्रीज कम्युनिस्ट बन गई तो हमारा सामान कौन खरीदेगा, हमारी ट्रेड इफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अब जो यहाँ पे इटली है, फ्रांस है, इनका मतलब है कि ये कम से कम जो है कम्युनिस्ट ना बन जाए, क्योंकि इमीडिएटली रशिया के बगल में है। ओके, तो अब इनका इंटरफेरेंस शुरू होगा कहाँ पे, यूरोप में शुरू होगा। ट्रूमैन की डॉक्ट्रिन आएगी 1947 में, बहुत ही फेमस ये इनकी डॉक्ट्रिन होती है। ये क्या कहते हैं, यूएसए वुड सपोर्ट फ्री पीपल who are resisting subjugation by armed minorities or by outside pressure। ये outside pressure क्या है, ये यूएसएसआर को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचो कि अब यहाँ पे शुरू हो गया है इनके बीच में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये थी ट्रूमैन की डॉक्ट्रिन। और ये उस टाइम के देखो कार्टून्स है कि स्टॉप कम्युनिज्म, तो कम्युनिज्म को ये पूरा यहाँ पे स्टॉप करने की कोशिश करा जा रहा है। इज दिस टुमारो, तो पूरा ये जो यूएसए का झंडा है ये पूरा जला दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर कम्युनिज्म आ गया तो अमेरिका यहाँ पे खत्म, तो इसीलिए इन्हें कम्युनिज्म से बहुत डर लगता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। यहाँ पे आती है इनकी कंटेनमेंट पॉलिसी। कंटेनमेंट पॉलिसी का मतलब कि ये जो यूएसएसआर है ये कम्युनिस्ट, सारी कंट्रीज को कम्युनिस्ट बना रहा है, क्योंकि कम्युनिज्म का मकसद था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को फैलाया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है यूरोप में आता है, फिर सीरिया में आ रहा है, अफ्रीका में आ रहा है, अफगानिस्तान में आ रहा है। चाइना जो है वो कम्युनिस्ट बन गया था कब, 1949 में। आपने देखा था कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी चाइना में और लड़ रही थी, ठीक है। और एक जो जिससे लड़ रही थी जो कोमिंतांग था, वो कोमिंतांग को कौन सपोर्ट कर रहा था, वेस्टर्न पावर्स ही कर रहे थे, याद है कोमिंतांग को। यस मैम, यूएसए। हाँ, तो यहाँ पे जो चाइना है, इवेंचुअली चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जीत जाती है। तो एक तरीके से यूएसए को यहाँ पे डर लगने लगा है, और ये कहेंगे कि भाई अब जितनी हो गई हैं उतनी हो गई हैं, आगे ये जो है कम्युनिज्म आगे नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि अब हमारे ऊपर खतरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लेज करते हैं कि कंटेन करना पड़ेगा आपको कम्युनिज्म को टू द एरियाज वेयर इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पे जिन एरिया में ये फैल चुका है उन एरिया में इनको बांध के रखो, इस कम्युनिज्म की धारा को। देखो उस टाइम का अगर मैप देखेंगे तो कम्युनिज्म कहाँ कहाँ तक फैल रहा है। ये देखो, ये यूरोप है, यूरोप देखो यूरोप किस तरीके से बटा हुआ है, ये दोनों इस वाले हिस्से में ईस्टर्न वाला जो यूरोप है, सॉरी जो ये हाँ ईस्टर्न वाला जो यूरोप है, वहाँ पे आप देखो कि वहाँ पे सोवियत का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ये कम्युनिस्ट बन गई है काफ़ी सारी कंट्रीज, पोलैंड बन गई थी, हंगरी बन गई थी। और ये वाले जो एरियाज है वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस रहेगा, यूएसए का रहेगा। यूएसए नहीं चाहेगा कि ये कंट्रीज कभी भी कम्युनिस्ट बन जाए, ठीक है। और चाइना में देखो ये नए नए जो हैं कम्युनिस्ट कंट्री बने हैं। इंडिया बस बचा हुआ है, ये वाला जो एरिया है बचा हुआ है। अब यहाँ पे यूएसए जो है ये चाहेगा कि ये वाले एरियाज में एटलीस्ट में कम्युनिज्म नीचे ना फैले, इतने एरियाज को इसने अपने अंदर ले लिया, ठीक है, और इसको यहीं पे कंटेन करो। ये होती है यूएसए की पॉलिसी उस टाइम पे 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि जो रशिया है, जो स्टालिन है, वो बोल रहा है कि मुझे ईस्टर्न यूरोप में इन्फ्लुएंस चाहिए, उसके बदले मैं आपके फ्री इलेक्शंस अपनी कंट्री में सपोर्ट कर दूंगा। तो चर्चिल ऑब्वियसली उस टाइम रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, ब्रिटेन को कर रहा था। ये यहाँ पे क्या कहता है, द शैडो हैज फॉलन अपॉन द सीन्स सो लेटली लाइटेड बाय द अलाइड विक्ट्री फ्रॉम स्टेटिन इन द बाल्टिक टू द ट्रिएस्टे इन द एड्रियाटिक, एंड आयरन कर्टन हैज डिसेंडेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। यूरोप की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि अब यूरोप के अक्रॉस यहाँ पे आयरन
कर्टेन है, ठीक है। और ये पूरा रीजन की बात कर रहा है कि रीजन कहाँ से, आपका जो बाल्टिक सी है, लिथुआनिया लातविया वाला एरिया है, ऊपर से आपका नीचे अड्रियाटिक जो आपका इटली है, वहां से ऊपर से लेके नीचे तक आपका क्या हो गया है, एक आयरन कर्टेन, इमेजिनरी कर्टेन जो है वो बिछ गया है। ये पूरा यूरोप जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है आयरन कर्टेन की वजह से, ठीक है। तो ये आयरन कर्टेन वाला स्टेटमेंट देता है। अब आयरन कर्टेन क्या था? आयरन कर्टेन देखो, अगर आप उस टाइम की सिचुएशन देखोगे और अभी की सिचुएशन देखोगे, तो ये वाले जो एरियाज हैं, ये अब ये ईस्ट जर्मनी, जर्मनी जो रशिया था उसने मांगा था, उसने बोला था कि यहाँ पे मुझे अपना इन्फ्लुएंस चाहिए, और ईस्टर्न यूरोप जो है उस पर मुझे अपना इन्फ्लुएंस चाहिए, ठीक है। तो इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं, किसकी? आयरन कर्टन है। अब ये आयरन कर्टन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई फिजिकल बाउंड्री है, कुछ बॉर्डर बना दिया है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे क्या है, सिंबॉलिक है। ये वाले एरियाज में क्या होगा, कम्युनिज्म हो रहा होगा, और ये वाली कंट्रीज की बाउंड्री के पास यहाँ पे क्या होगा, कैपिटलिज्म, मतलब कि कंट्रीज का इन्फ्लुएंस होगा। अगर इस टाइम का हम मैप देखेंगे तो आप देखो कि ये चेकोस्लोवाकिया है, पोलैंड है, रोमानिया है, हंगरी है, बल्गेरिया है, ठीक है। तो ये एरियाज जो हैं, ये ये एरियाज जो हैं, ये इसके सैटेलाइट स्टेट्स क्या रहते हैं, सैटेलाइट स्टेट्स की आप यहाँ पे पाकिस्तान को मान सकते हो चाइना का सैटेलाइट स्टेट, जो कि टोटली उस मेजर कंट्री की पॉलिसी को फॉलो करे, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसी किसकी फॉलो करते हैं, इनकी सरकार किसकी सुनती है, यहाँ पे सोवियत यूनियन की सुनती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट स्टेट बोलेंगे। ये अब मैंने आपको बताया कि क्या होता है, बीच में रशिया जो है वो क्या करना चाह रहा है, एक बफर बनाना चाह रहा है बिटवीन दी कैपिटलिस्ट स्टेट और जो यहाँ पे कम्युनिस्ट स्टेट है, क्योंकि 2 बारी उसके ऊपर यहीं से अटैक हुआ है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि ये वाले एरिया में आपका कोई भी वॉर जो है वो ज्यादा ना हो, ये जो है कॉन्फ्लिक्ट फ्री जोन रहे, हमारा हम जो बोले इनकी सरकारों से वो ये सुने। ये पूरा बफर जोन जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूएसएसआर। उसके लिए ये जो इमेजिनरी बॉर्डर है, इसको हम क्या कह रहे हैं, कर्टन, आयरन कर्टन। और ये किसने बोला उस टाइम, विंस्टन चर्चिल ने बोला, ठीक है। तो ये उस टाइम के कार्टून्स हैं, और ये पूरा जो है मेड इन मॉस्को इस पे लिख रखा है, क्योंकि ये स्टालिन ने बोला था कि भाई मुझे ईस्टर्न वाले साइड में इन्फ्लुएंस चाहिए, ठीक है। अब देखो ये पूरा आप देख रहे हो, ये बाउंड्री एकदम अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करी हुई है, और ये आयरन कर्टन आपका कहलाता है। और अब देखो यहाँ पे नेटो जो है वो फॉर्म होगा। नेटो फॉर्म होता है कब, 1949 में, ठीक है। 1949 में नेटो फॉर्म होता है, यही यूएसए के खिलाफ जो है वो बनाया जाता है, और ये नेटो के मेंबर्स हैं, ठीक है। ये जो डार्क ब्लू वाले मेंबर्स देख रहे हो, ये फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं नेटो के। और ये जो है आपका, ये स्पेन और पोर्चुगल वगैरह ये सब आपके बाद में आ रहे हैं, ठीक है। ये जर्मनी कौन सा है, ये वेस्टर्न जर्मनी है, ठीक है। ये भी, इसको भी यहाँ पे नेटो का पार्ट बनाया गया है। फिर ये आपका क्या है, ये ग्रीस है। ये सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, ये नेटो का मेंबर बन रही हैं। यूगोस्लाविया जो है वो अभी न्यूट्रल है, वो किसी का मेंबर जो है वो नहीं बना है, ठीक है। वॉर्सो पैक्ट हम देखेंगे कि क्या होता है। अब देखो आपको पता है कि यूएसए ने क्या किया है, अ, बहुत ज़्यादा जर्मनी में इन्होंने क्या किया है कि वॉर लड़ी है, और पूरा ये यूरोप जो एरिया है यहाँ पे कंटिन्यूसली वॉर चल रही थी, और उसकी वजह से क्या हुआ है, सबका नुकसान हुआ है। ब्रिटेन का भी नुकसान हुआ है, और यहाँ पे फ्रांस का नुकसान हुआ है, सारी एलाइड पावर्स का, ठीक है। अब एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको याद होगा कि प्रशिया जब कोशिश कर रहा था, तो प्रशिया क्या कर रहा था, सबसे पहले एक यूनियन बना रहा था, ताकि लोग यहाँ पे इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हों, और जब इकोनॉमिकली लोग इंटीग्रेट होते हैं तो पॉलिटिकली भी इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। पैसों से लोगों का फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यूएसए प्रिवेंट करेगा कि इसको इन्फ्लुएंस में यहाँ पे कंट्रीज जो हैं वो ना आ जाएं, उसकी वजह से हम इन एरियाज को क्या देंगे, पैसा देंगे, मनी सप्लाई करेंगे, ठीक है। मनी सप्लाई इनके रीबिल्डिंग के लिए हम देंगे। तो उस टाइम क्या बनेगा, आपका वर्ल्ड बैंक बनेगा। वर्ल्ड बैंक में आपका जो आईबीआरडी होगा ब्रांच, ठीक है, वो स्पेसिफिकली रिकंस्ट्रक्शन के लिए बनाया जाएगा इस यूरोप के लिए, ठीक है। और वो सब किस प्लान के तहत चल रहा होगा, यहाँ पे इकोनॉमिक एड का मकसद ये है कि ये कंट्रीज हमारे इन्फ्लुएंस में रहे,
और ये यहाँ पे इस साइड पे ना चली जाए। एक प्लान आता है वहाँ पे, मार्शल प्लान जो है ये लोग लेके आते हैं यूएस में। और वो मार्शल प्लान के तहत यहाँ पे क्या होता है कि जो भी यहाँ पे रीबिल्डिंग वाला पैसा है वो लगाया जाएगा, ठीक है। जापान भी जो है वो ज्वाइन करेगा मार्शल प्लान में। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया था मार्शल प्लान को उस टाइम। तो इसीलिए आपने देखा है कि यूएसए जो है पाकिस्तान को पैसा देता रहता है उस टाइम से ही, ठीक है। वो मार्शल प्लान के तहत था। ओके। अब सोवियत जो है वो क्या करता था, सोवियत वो ऑब्वियसली प्रिवेंट करेगा कि ये जो ईस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज हैं इसमें यहाँ पे अमेरिकन मनी जो है वो सप्लाई ना हो पाए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो प्लान चलाएगा कि भाई तुम्हें यहाँ पे यूएसए, तुम ऐसा फील ना करो कि तुम्हारे पास कोई है। तो ये वाली कंट्रीज को यहाँ पे क्या करेगा, खुद पैसे देना शुरू करेगा। ये जो सैटेलाइट स्टेट्स ने बफर की तरह बनाए हुए हैं, कौन से प्लान के तहत, यहाँ पे ये जो है लाएगा मोलोटॉव प्लान। तो आप देखो कि एक यहाँ पे मेजर हो रहा है, उसका काउंटर मेजर हो रहा है। यूएसए एक मेजर लेता है, उसका काउंटर मेजर जो है यूएसएसआर। तो इकोनॉमिक यहाँ पे कंपटीशन शुरू होगा कि भाई तू इसको इतना पैसा दे तो मैं भी इसको इतना पैसा दूंगा। मोलोटॉव प्लान वर्सेस मार्शल प्लान, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे जर्मनी के क्या हाल है। जर्मनी ये 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। ये वाला हिस्सा आप देखो, ये वाले हिस्से में क्या है, ये वाले हिस्से में आपके हैं यूएसए, ठीक है। और ये वाला हिस्सा किसका है, फ्रांस का। फ्रांस में अब ये वाला कौन सा है, ये आपका ब्रिटेन का हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है ये किसका है, रशिया का है। अब अंदर ये क्या है, ये बर्लिन है। बर्लिन जो है उसको भी 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, ठीक है। कैपिटल था ये, उसको भी 4 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। चारों लोग जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये आप देख रहे हो कि ये एरिया किसके अंडर है, रशिया के अंडर है। तो रशिया क्या करेगा यहाँ पे, रशिया चाहेगा कि बर्लिन जो है वो पूरा यही कब्जा ले, ठीक है। फिर 1948 में क्या होगा, ये बर्लिन को कर देंगे ब्लॉक। अब बर्लिन जो है वो एक हिस्से में तो है नहीं, 4 कंट्रीज के हिस्से हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये बर्लिन ब्लॉकेड, अब क्या होगा यहाँ पे लैंड जो है इन्होंने ब्लॉक कर दिया, किसने, यूएसएसआर ने। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एयर से सामान जो है पहुंचाएंगे यहाँ पे। और ये ब्लॉकेड जो है ये फेल हो जाएगा, ठीक है। ये कब हो रहा है, ये 48 में हो रहा है। और जब यहाँ पे ये पूरा ब्लॉकेड ब्लॉकेट जब होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन कंट्रीज को स्पेसिफिकली यूएस को रियलाइज होता है कि हमें यहाँ पे नेटो बनाने की ज़रूरत है। नेटो का मतलब अगर हमने नहीं बनाया तो क्या करेगा, ये कम्युनिस्ट कंट्री जो है वो इन कंट्रीज पे अटैक करेगी, ठीक है। और जब अटैक करेगी इसको कोई प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। तो हमें एक प्रिवेंशन का तरीका चाहिए जो इसको रोक के रखे कि भाई तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे तो मतलब तुम्हारे खिलाफ ये सारी कंट्रीज हो जाएंगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्या होगा, नेटो की स्थापना होगी इस बर्लिन ब्लॉकेट के बाद, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। खैर ये फेल हो गया था, यहाँ पे इन लोगों ने एयर सप्लाईज पहुंचा दी थी। ये आपका वेस्टर्न, ये ईस्ट जर्मनी था और ये आपका ईस्ट बर्लिन था, ठीक है। तो ये पूरा इकट्ठा इन लोगों ने अब ले लिया है कोऑपरेशन के बाद, बर्लिन ब्लॉकेट के बाद में, ठीक है। ओके, ये देखो यहाँ पे पूरा फ्लाइट्स जो हैं वो इन्होंने चलाई थी। और यहाँ पे सारा सामान जो है ये लोग पहुँचा रहे हैं इस तरीके से फ्लाइट्स के द्वारा। और इसी वजह से ये जो लैंड यहाँ पे जो ब्लॉक करा था इन्होंने, ये फेल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 3 कंट्रीज हैं, ऑब्वियसली आपस में मिल जाएंगी और साथ में कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे सारी सप्लाईज पहुँचा देंगी। यूएसएसआर ने सोचा था कि हम यहाँ पे सप्लाई काट देंगे और यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं इन कंट्रीज़ के, वो क्या होंगे, वो मजबूर हो जाएंगे हमारे अंदर इंटीग्रेट होने के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, सप्लाईज यहाँ पे ऑन रहती हैं। एयर स्पेस जैसा जो है कुछ कॉन्सेप्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ना एयर स्पेस की, कोई कंट्री यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे एयर स्पेस में आने के लिए। एयर स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है उस टाइम जो है ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो अपोजिंग अलायंसेस किस तरीके से बन रहे हैं। तो आपने देखा कि अब 49 में क्या होगा, 1949 में नेटो बनेगा, ठीक है।
और नेटो जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे को डिफेंड करेंगे। अब कुछ भी आप यहाँ पे मिलिट्री अलायंस बनाओगे तो ये मोटिवेट करेगा सोवियत को मिलिट्री अलायंस बनाने में, इसीलिए यहाँ पे कोल्ड वॉर है कि एक स्टेप एक लेता है तो दूसरा उसके काउंटर स्टेप लेता है, और वो क्योंकि काउंटर स्टेप ले रहे हैं, दोनों इतने शक्तिशाली जो हैं वो हैं, उसकी वजह से कभी भी युद्ध में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़े हुए हैं, लेकिन एक गुस्सा जो है अपना नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं गुस्सा निकालूंगा तो सामने वाला मेरे ऊपर डबल गुस्सा निकाल देगा। तो उस डर से, यहाँ पे ताकत की डर से सामने वाले की कोई भी अटैक नहीं कर रहा है, लेकिन कोशिश एक दूसरे को हार्म पहुंचाने की ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, फिनलैंड जो है वो यहाँ पे अभी मेंबर नहीं है, स्वीडन जो है वो मेंबर नहीं है। अभी भी रशिया जो है वो धमकी देता है फिनलैंड को कि भाई मेंबर बन जाना नेटो के। ओके, अब इसके काउंटर में रशिया भी एक पैक्ट लेके आएगा, वो क्या होता है, वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट भी इनका क्या रहेगा, इनका अलायंस रहेगा, और ईस्टर्न यूरोपियन वाली कंट्रीज जो ये सारी कंट्रीज हैं इनका ये ग्रुप बना देगा। ठीक है, मिलिट्री ग्रुप कि हम भी अपनी कलेक्टिव मिलिट्री बनाते हैं, और 49 में ही क्या करेंगे, ये अपना कर देंगे मिसाइल टेस्ट। ठीक है, और मिसाइल टेस्ट मतलब न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट, सोवियत। ठीक है, तो इन लोगों ने यहाँ पे जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलप कर ली थी और उसकी ये टेस्टिंग करते हैं, तो अब भाई और ज़्यादा यूएसए जो है वो डर जाएगा कि भाई सामने वाले ने, दुश्मन ने, आपका यूएसएसआर ने बना ली है एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, सो ये पूरा न्यूज़ में आता है कि भाई रशिया ने क्या है कि यहाँ पे पूरा एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बना लिया है। और अब जो है ये लड़ाई जो है और ज़्यादा 50s में, जैसे जब तक ये पहुँचेंगे तब तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन चुके हैं, और ये और ज़्यादा लड़ाई जो है वो बढ़ जाएगी, हर एस्पेक्ट में बढ़ेगी, चाहे वो स्पेस के एस्पेक्ट में हो, चाहे वो टेरिटरी के एस्पेक्ट में हो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये कंट्रीज जो हैं, ये कंट्रीज आपकी क्या हैं, ये कम्युनिस्ट धारा से इन्फ्लुएंस्ड हैं। इंडिया भी आप देखो एक लास्ट पिलर जो है वो था। कोई भी कंट्री सबसे पहले, जैसे कि 1949 में अभी मैंने आपको बताया, ये इसी टाइम बन रहा है, और ये जो चाइना है ये नई नई कंट्री बनी है, ये क्या हुई, कम्युनिस्ट कंट्री बनी। उसके बाद क्या हुआ, कोरिया में इस तरीके की पार्टी बनी, फिर वियतनाम में बनी। तो यहाँ पे देखा गया कि ये जो कम्युनिज्म की धारा का है वो डोमिनो इफेक्ट होता है, मतलब ये एक तरीके का क्या है, पिलर्स हैं, एक पिलर गिरा तो ये सारी कंट्रीज जाएंगी कम्युनिस्ट के हाथ में। ऐसा यूएसएसआर का सोचना था कि इनका एक डोमिनो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यही कंटेनमेंट थ्योरी का ये पूरा पार्ट है कि भाई हम क्या करेंगे, चाइना तो चलो अब गया, अब कोरिया और वियतनाम में क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, इनको हम रोकेंगे कि हम यहाँ पे क्या करें, अपना इन्फ्लुएंस लाएं। तो ये एक ग्राउंड बन जाता है बाद में लेटर यूएसए और यूएसएसआर के लिए। यहाँ पे जो वॉर्स हैं कोरिया में होंगी, अभी आपने देखा है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड हो गया है, वो इस वाली लड़ाई के टाइम ही शुरू हो रहा है। सबसे पहला पिलर आप देखो जो गिर रहा है वो कोरिया ही है चाइना के बाद। तो यूएसएसआर वहां जाएगा लड़ाई करने के लिए, वहां पे ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं तुम हमारी बोली हुई सरकार बनाओ। वियतनाम के साथ भी यही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पूरी लड़ाई शुरू हो जाएगी इन कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए। ओके, अब देखो सबसे पहला पिलर की बात करते हैं, कोरियन वॉर यहाँ पे होती है। कोरियन वॉर में अब क्या होता है, कोरियन जो है वो आपका क्या होता है कि ये 38 पैरेलल में डिवाइड होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये 38 पैरेलल कहलाता है। ये यूएसए जो है यहाँ पे इसकी एंट्री होती है, और इस लाइन के अलोंग जो है वो लड़ी जा रही होती है। ऊपर से कौन यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये बाउंड्री जो उस टाइम बनी थी ये अभी तक एग्जिस्ट करती है, आपको पता है, और ये उसी परमानेंट स्टेट में जो है स्टैग्नेट हो गए हैं। यहाँ पे क्या है, कम्युनिज्म का असर देखा जाता है, नीचे क्या है, कैपिटलिज्म का, साउथ कोरिया जो है कैपिटलिस्ट कंट्री है, कैपिटलिस्ट का असर देखा जाता है। और ये दोनों कंट्रीज इतनी बुरी तरह जो है किसकी वजह से लड़ रही हैं, किसकी वजह से लड़ी हैं, यहाँ पे आइडियोलॉजीज की वजह से लड़ी हैं। ठीक है, तो और आप देख सकते हो कि ये उस टाइम का कॉन्फ्लिक्ट जो है पूरा क्रिएट हुआ है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया जो है कम्युनिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, और साउथ कोरिया जो है वो डेमोक्रेटिक है, सपोर्टेड बाय यूएस। ठीक है, अब
कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को मिलिट्री सप्लाईज दी जा रही हैं। मिलिट्री सप्लाईज जो हैं वो यहाँ पे बीच में ही जो है ये लाइन हो जाती है, मतलब ये एक ही यहाँ पे फ्रंट जो है बन रहा है, यहाँ पे दोनों में जो है पूरी लड़ाई चालू हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया जो है वो क्या करता है, इन्वेड कर देता है साउथ कोरिया पे। ठीक है, और फिर क्या होता है, यूएन जो है उसकी स्थापना हो चुकी है 1945 में। वो इंटरनेशनल फोर्स को है वो भेजते हैं कोरिया में, और क्या करते हैं, ये नॉर्थ कोरिया से जाके जो है खाली करवाते हैं, साउथ कोरिया से भगा देते हैं ये नॉर्थ कोरियंस को। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेस हैं वो रिकैप्चर कर लेती हैं किसको, सियोल को। सियोल कहाँ है, ये है सियोल। ठीक है, सियोल को रिकैप्चर कर लेते हैं, पहले यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के अंडर आ गया था। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस को कौन बोलता है, यहाँ पे यूएसए जो है वो बोलता है कि भाई ये जो है इन्वेजन चल रहा है और आपको जो है बचाना पड़ेगा, यही आपका काम है। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, ये लड़ाई जब खत्म होगी तो फाइनली एक डीमिलिटराइज्ड जोन जो है यूएन यूनाइटेड नेशंस तय करेगा। ये डीमिलिटराइज्ड जोन है, आर्मी जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेगी, ना नॉर्थ कोरिया की आर्मी एग्जिस्ट करेगी, ना यहाँ पे साउथ कोरिया की। 1953 में ये लड़ाई खत्म होती है। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं उनकी डेथ होती है, क्योंकि जो पीस कीपिंग फोर्सेस में थे वो अमेरिकन सोल्जर्स भी थे उस टाइम। और ये लाइन जो है वो इस तरीके से एग्जैक्टली 38 पैरेलल की तरह थोड़ी सी थोड़ी जाती है प्रेजेंट उसमें। और आप देख रहे हो कि अभी भी डीमिलिटराइज जोन है, और जब ट्रम्प गए थे और जब आपका जो किम जोंग था वो मिले थे, तो वो इसी डीमिलिटराइज जोन में पहली बारी मिले थे। ठीक है, कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट। अभी भी एग्जिस्ट कर रही है उस टाइम की लड़ाई। अब देखते हैं कब यहाँ पे ये पूरा रिजॉल्व होता है। वैसे तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत मुश्किल से रिजॉल्व होते हैं, आइडियोलॉजीज जो है हमेशा कंटिन्यू करती रहती हैं ज़्यादातर, जब तक उसकी महत्वता ख़त्म नहीं होती है। देखते हैं कभी अगर ये कोरिया का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, है ना। तो ये आप देख रहे हो ये पूरी डीमिलिटराइज जोन है, यहाँ पे कंटिन्यूस पेट्रोलिंग जो है आज की डेट में भी चलती है, उस टाइम भी जो है पेट्रोलिंग चलती है। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे जो साउथ कोरिया और जो नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं वो पूरे पेट्रोल करते रहते हैं। ठीक है, ओके। अब जो स्टालिन है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कौन आता है, क्रूशेव आता है, और क्रूशेव आता है, और जो रूजवेल्ट होता है यूएसए में, उसकी डेथ हो जाती है 1953 में। और यहाँ पे आता है आइजनहावर। आइजनहावर जो होता है वो रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ठीक है, ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ेगी, और रूजवेल्ट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट था टुवर्ड्स रशिया। आइजनहावर जैसे ही आता है, 34th यूएस प्रेसिडेंट होता है, ये लड़ाई जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, ये टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं। ठीक है, ओके। अब वॉर्सो पैक्ट जो है, जैसे ही आइजनहावर आता है, तो वॉर्सो पैक्ट की बात तो हमने पहले की, लेकिन ये बनता कब है, 1955 में बनता है। ठीक है, तो बता मैंने आपको दिया है, लेकिन वॉर्सो पैक्ट जो है थोड़ा लेट बन रहा है, 1955 में बन रहा है, आइजनहावर के आने के 2 साल बाद खुरूशेव जब आता है तो वो यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो नेटो कंट्री देखो और वर्सेस वॉर्सो पैक्ट वाली कंट्रीज देखो, तो ये सारी कंट्रीज आप देखो, ये कनाडा भी और ये सारी कंट्रीज क्या है, ये नेटो की मेंबर्स हैं। टर्की भी उस टाइम नेटो की मेंबर है, अभी हमने पहले वाले में देखा था कि नेटो का मेंबर ये नहीं था, अभी ये जो है नेटो का मेंबर बन जाएगा। अच्छा, इसका बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, क्यों, जो रशिया है वो प्रिवेंट करता है नेटो की, नेटो को अपने आसपास क्यों प्रिवेंट करता है। एक क्राइसिस होगी बहुत बड़ी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखेंगे हम, और एक हम टर्की में मिसाइल की क्राइसिस देखेंगे। तो क्यों ये जो है आपस में इनका भरोसा नहीं बन पाता है, वो इसी वजह से है। ठीक है, बीच में ये क्या हो रहा है, ये पूरा आपका डेवलपमेंट चल रहा है 1953 के आसपास, ये जब सरकारें बदल रही हैं दोनों जगह पे, इंडिया जो है वो फंसा हुआ है। ठीक है, इंडिया को यहाँ पे नहीं समझ आ रहा कि हम किसका साइड लें। तो आपका जो चाइना में जो है लीडर, और जो इंडिया में जो आपका लीडर है जो नेहरू हैं, ये दोनों मिलते हैं, ये कहते हैं कि भाई हम किसी का साइड जो है वो नहीं लेंगे, और पंचशील, ये पंचशील की बातें करते हैं। ठीक है, पंचशील जो है वो इंडिया लेके आता है,
और एक गाइडिंग, एक तरीके से दिशा दिखा रहे हैं, दुनिया को इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे इतनी टेंशन्स जो हैं वो हो रही हैं, आपको क्या है ये पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो एक अग्रीमेंट यहाँ पे साइन करता है चाइना और इंडिया, कब? अप्रैल 28 में। और यहाँ पे दोनों फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं इस्टेब्लिश करते हैं। और पंचशील की बात करते हैं। पंचशील में क्या था वो पूछा जाता है। पंचशील में सबसे पहले था कि भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो कि चाइना नहीं करता है। ठीक है, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन होता है, ये भी यहाँ पे चाइना बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, दिखाते ही रहता है। आपको पता है कि डोकलाम में दिखाता है, फिर एलएसी में दिखाता है। उसके बाद नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। आपको लगता है कि इंटरनल अफेयर्स नहीं था, हमेशा कश्मीर को सपोर्ट है ना। सो इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। तो इक्वालिटी तो ट्रेड हमारा जो है काफ़ी डिस्टॉर्टेड रहता है, डेफिसिट में हम चलते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट तो आई डोंट थिंक ही होता है, लेकिन ये सारी जो आइडल बातें हैं इंडिया और चाइना के बीच में उस टाइम हो रही हैं। पीसफुल को एग्जिस्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, हम यही चाहते थे। हम तो बहुत आइडियली बात करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि चाइना अब कितना आइडियली उसने लिया है अब 50-75 साल बाद। तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हो रही थी 54 में। पंचशील डॉक्यूमेंट जो है ये साइन होता है। ये 5 इसके प्रिंसिपल्स याद रखना। इंडिया चाइना रिलेशंस जब आंसर लिखोगे तो पंचशील को मेंशन करना मत भूलना कि यहाँ पे ये इनकी जो है वो लाइबिलिटी है। ठीक है, और किस तरीके से इसका वायलेशन जो है वो होता है। अब क्या होगा, ये नाम की स्थापना होगी। नाम की स्थापना इंडिया क्या कर रहा है इस दौरान, जब यहाँ पे कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले आपका यूनाइटेड नेशंस में 1953 में नॉन अलाइनमेंट की बात होती है। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि हम ना इधर हैं ना हम उधर हैं, हम बीच के हैं। हम किसी के साथ अलाइन नहीं होना चाहते, क्योंकि हमें दुश्मन नहीं बनाने, हम बहुत वीक हैं। हम ना दोस्त बनाना चाहते ना हम दुश्मन बनाना चाहते। जैसे कि अभी यहाँ पे इंडिया ने यूक्रेन और रशिया के बीच में न्यूट्रल स्टांस लिया है। ठीक है, लेकिन इंडिया का आज के ज़माने में न्यूट्रल स्टैंस लेना भी क्या होगा, वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया जो है अब यहाँ पे बहुत ही डोमिनेंट पावर है। उस टाइम इतना डोमिनेंट नहीं है, हम न्यू कंट्री बने हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, नॉन अलाइनमेंट को फॉलो कर रहे हैं, और हम आइडियोलॉजिकली भी न्यूट्रल हैं और वैसे भी न्यूट्रल हैं। ठीक है, वैसे लेकिन सोशलिस्ट इम्पैक्ट आप देख सकते हो, क्योंकि हम बहुत स्केप्टिकल थे वेस्टर्न कंट्रीज के प्रति, क्योंकि वो सब क्या है, एलाइज हैं, सेम एलाइज हैं, ब्रिटेन के, फ्रांस के, और इन सब ने हमें कॉलोनीज बनाया था। तो हम थोड़े से स्केप्टिकल थे रिगार्डिंग यूएसए। पंचशील एग्रीमेंट आपने देखा कि 1954 में सबसे पहले हम अपने पड़ोसी से बात करते हैं कि हमें यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की टेरिटरी की। दूसरा, फिर 1955 में एक आइडिया आता है नेहरू का और इन 5 लीडर्स का, कि हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो ना इधर की हैं ना उधर की हैं, और जो एक ग्रुप बनाना चाहती हैं। तो बांडुंग इंडोनेशिया में क्या करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में। ये पूछते हैं कि यहाँ पे आपकी नाम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, मेंस में कई बार आते हैं। ये अभी इररेलेवेंट हो गया था बीच में, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में नाम की पॉलिसी इंडिया फॉलो कर सकता है, तो ये फिर से रेलेवेंट हो गया है। तो याद रखना, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया में। ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुकार्नो हैं, जोसेफ ब्रोस्तितो हैं, जमाल अब्दुल नासिर हैं, ठीक है, इजिप्ट के, और वामे नकरुमा है। तो ये सारे लीडर्स जो हैं मिल रहे हैं और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे सारी कंट्रीज जो हैं ज्वाइन करती हैं। यूगोस्लाविया जो देखो उस टाइम आपकी कंट्री है, न्यूट्रल थी इनके बीच में, वो भी यहाँ पे नाम को ज्वाइन करती है। 1961 में आप देखो कि कितनी सारी कंट्रीज जो हैं वो जुड़ गई है। नेपाल जुड़ गया है, म्यांमार जुड़ गया है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो भी नाम का मेंबर है। कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया तो फाउंडिंग मेंबर है ही, यहाँ पे ही आपकी वो है। क्यूबा देखो, क्यूबा बहुत, क्यूबा जो है नॉन अलाइन कंट्री है। ठीक है, लेकिन ये बाद में कम्युनिस्ट कंट्री में बदल जाएगी। अब वो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे बदलती है कम्युनिस्ट कंट्री में। अब क्या है कि धीरे धीरे यहाँ पे क्राइसिस जो है कंट्रीज में शुरू हो रही है। हंगरी जो है हमने देखा था कम्युनिस्ट कंट्री थी। यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अब रिवोल्ट करने लगते हैं। ठीक है, जब रिवोल्ट करते हैं ये लोग, यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ, यहाँ पे इनके जो भी लोग हैं वो साथ में रिवोल्ट कर रहे हैं। मेन ये स्टूडेंट्स लेड यहाँ पे रिवोल्यूशन था। इसको यहाँ पे दबा दिया जाता है। ठीक है, और जो जो रशिया रहता है वो हंगरी, हंगरी जो है सैटेलाइट स्टेट था, याद है आपको, सैटेलाइट स्टेट है। रशिया टैंक लेके आ रहा है यहाँ पे हंगरी में,
इन लोगों को जो है पूरा रिवोल्ट को दबा दिया जाता है। ठीक है, ये पहली बार ही ऐसा एग्जाम्पल देखा था हंगरी में कि जो सोवियत है वो किसी और कंट्री में टैंक्स लेके जा रहा है इतनी अग्रेसिव मोड में। ठीक है, पहली बार ही ऐसा एग्जाम्पल देखा था। अपनी कंट्री में आप टैंक लेके स्टूडेंट्स को दबाओ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपकी कंट्री में आप कर सकते हो, लेकिन दूसरी कंट्री में जाना टैंक लेके सैटेलाइट स्टेट में, दैट वाज सीन फर्स्ट टाइम ऐसा यूएसएसआर का अग्रेशन। अभी जो देख रहे हो वो कितना सिमिलर है उस टाइम से। ठीक है, ओके, अब देखो इनके बीच में क्या होगा, स्पेस वॉर स्टार्ट हो जाएगी। स्पेस में ये लोग तरक्की करना शुरू करेंगे, कौन सबसे पहले यहाँ पे मून पे जाएगा, कौन यहाँ पे अपोलो लॉन्च करेगा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। 57 में सबसे पहली स्पुतनिक जो है सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक है, स्पुतनिक किसका है, स्पुतनिक ये रशिया का है, ये 57 में लॉन्च कर देंगे। उसके बाद जो है नासा, इनको लगता है कि भाई हमें भी बनाना चाहिए, तो नासा की स्थापना होती है 58 में। ठीक है, अब कहेंगे कि ये जो है यूएस, अब आप कहो कि जो ह्यूमन जो सबसे पहली बार ही गया था वो कौन गया था, तो यूएसएसआर जो है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस में भेजता है, कौन है वो, यूरी गैगरिन है, 61 में भेजते हैं। ठीक है, और यूएसए जो है वो बाद में भेज रहा है, 69 में भेज रहा है। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन ऑन मून और फर्स्ट ह्यूमन ऑन जो है वो यूरी गैगरिन होते हैं। ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि एकदम टक्कर की कंपटीशन है, एक लॉन्च कर रहा है तो दूसरा भी यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। बहुत सारा पैसा जो है ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हर एस्पेक्ट में। ठीक है, अपनी सैटेलाइट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने साइंस टेक्नोलॉजी, अपने हथियार, सब कुछ बिल्डअप करा जा रहा है, एक बबल बनता जा रहा है यहाँ पे। ओके ओके, अब देखो क्या होगा, बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी जाएगी। बर्लिन आपको याद होगा कि ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, तो वहां से क्या होगा कि ये पूरी वॉल ये जर्मनी से गुजरती थी। ठीक है, जहाँ से आधे हिस्से में यूएसएसआर का कब्जा है और आधे हिस्से में वेस्टर्न यूरोप जो है वो इसका कब्जा रखता है। ठीक है, बीच में कॉन्क्रीटाइज कर दिया है, इसे बर्लिन वॉल बोलते थे 61 में। या आप देख सकते हो कि पूरी बर्लिन वॉल जो है एक साइड दोनों जो अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं जो हैं वो एग्जिस्ट करी हैं। उस टाइम क्या था, आयरन कर्टन था, दैट वाज सिंबॉलिक, अभी एग्जिस्ट करी है वॉल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पूरी पेंटिंग्स बना दी गई थी। लोग क्योंकि सेम रहते हैं दोनों साइड पे, ठीक है, तो लोग जो हैं वो इधर उधर आना जाना चाहते हैं। ये बर्लिन वॉल का भी अपना अलग, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल जो है वो भी अलग इवेंट है। जब पूरा सोवियत टूट जाएगा तो ये बर्लिन वॉल भी जो है लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ देंगे और आपस में मिल जाएंगे। बहुत ही हिस्टोरिक पिक्चर्स थी उनकी जब आपस में लोग मिलते हैं। ठीक है, अब देखो क्यूबा में क्या होता है। क्यूबा में मैंने अभी आपको बताया कि नॉन अलाइन कंट्री थी क्यूबा, वहां पे आपका आता है फिदल कास्ट्रो। ठीक है, फिदल कास्ट्रो जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो है, इनकी होती है कम्युनिस्ट पार्टी, और बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर होते हैं ये। ठीक है, 1950s में ये आते हैं, लेकिन वहाँ पे सरकार जो एग्जिस्ट कर रही है वो कौन सी है, नॉन अलाइंड है। ये क्या करेंगे, ये कू कर देंगे, और जो वहाँ पे जो सरकार का जो बंदा होगा वो भाग जाएगा कहाँ पे, इसमें यूएसए में भाग जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बहुत सारे लोग होंगे वो क्या होंगे, वो भी यूएसए में भाग जाएंगे। ठीक है, 1959 की ये पूरी जो स्टोरी है वो चल रही है। फिदल कास्त्रो जो है क्यूबा में आ चुका है। अब क्यूबा आप देखो कि कितना पास में है यूएसए के। ठीक है, सो क्राइसिस बढ़ता जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक और क्राइसिस बताती हूँ। सबको समझ आया इधर तक? यस मैम। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे आज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तक करेंगे। इससे पहले मैं आपको टर्की वाला क्राइसिस बता देती हूँ। ओके, देखो 1959 में क्या हो रहा है, एक और बातचीत जो है वो शुरू हो रही है टर्की के साथ। टर्की आपको पता था कि वो जो था वो किसी का मेंबर नहीं था, लेकिन नेटो इन्होंने ज्वाइन कर लिया है उस टाइम। ठीक है, नेटो जैसे ही ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसकी डिप्लॉयमेंट की सरकार से बात होने लगेगी। किसके साथ, टर्की के साथ। ये 1959 की बात है। ठीक है,
और ये बातचीत शुरू हो जाएगी और ये बहुत सीक्रेटिव बातचीत चल रही है, ठीक है। ये बहुत ही अनक्लासिफाइड इनके यहाँ पे पूरा इनकी बातचीत रहती है, किसी को यूजुअली पता नहीं था उस टाइम कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। ये सिगली जगह जो है, यहाँ पे यूएस कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ पे अपनी न्यूक्लियर मिसाइल को लगा दें। अब नेटो का मेंबर बनने का यही चीज़ होती है कि यहाँ पे आप अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा सकते हो या फिर आप अपनी नॉर्मल मिसाइल्स जो है लगा सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने जो है न्यूक्लियर मिसाइल लगा देंगे ये 61 में। कब लगाएंगे? जब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होगी तब, ठीक है। अब हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखते हैं कि क्या होती है। सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जब ये बात चल रही होती है पूरी, कि ये पूरी बात चल रही होती है कि भाई यहाँ पे यूएसए जो है वो प्लान कर रहा है टर्की में प्लान कर रहा है कि मिसाइल लगा रहे हैं। वैसे ही सरकार को जो है पता चल जाता है यूएसएसआर की, क्योंकि उस टाइम क्या करते हैं, बहुत सारे सीक्रेट स्पाइस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे की खबर जो है वो थोड़ी बहुत तो रहती ही है। इनको जैसे ही पता चलता है तो ये कहते हैं कि तुम हमारे बगल में टर्की में लगा रहे हो तो हम तुम्हारे बगल में क्यूबा में लगाएंगे, ठीक है। तो क्यूबा में क्या करते हैं ये लोग, इसको सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करेंगे? ये यहाँ पे फिदेल कास्ट्रो को सपोर्ट करेगी कौन? यूएसएसआर की सरकार। ये जो होगा ये यहाँ पे पूरा तख्ता पलट कर देगा और यहाँ पे सरकार किसकी बन जाएगी? फिदेल कास्ट्रो की बन जाएगी। मतलब यहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्री जो है वो बन चुकी है एकदम यूएसए के बगल में, नीचे एकदम क्यूबा में, ठीक है। ओके, सो ये आप देखो क्यूबा में पूरा ये है। अब देखो एक इन्वेजन क्या होता है। जैसे ही यहाँ पे सरकार बनती है, कम्युनिस्ट इसकी फिदेल कास्त्रो की। तो तो यहाँ पे आपने देखा था कि जब ये तख्ता पलट करता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं। कहाँ पे? यूएसए में भाग जाते हैं। तो वहाँ पे सीआईए आपको पता है जो इंटेलिजेंस एजेंसी है किसकी? यूएसए की। ये क्या करते हैं, वहाँ के लोगों को ट्रेन करते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या करो, तुम्हें अपना देश छुड़ाना है ना, तो तुम जाके अटैक करना, ठीक है। तो सीआईए में जो यूएसए में अभी जो क्यूबा के लोग भागे हुए थे, जो यूएसए में चले जाते हैं, उनको वहाँ पे ट्रेन करा जाता है। यूएसए को पता चल जाता है, ठीक है। तो एक मतलब ये काफ़ी स्मार्ट और कनिंग लोग हैं, इनको पता है कि लोगों को कैसे यूज़ करना है। तो ये लोग ट्रेन करेंगे और यहाँ से इनको बोट से भेजेंगे, ठीक है। बोट से भेज के यहाँ पे ये जो आपको बे ऑफ पिग्स दिख रहा है, ये बे ऑफ पिग्स बोलते हैं इसको, और यहाँ से इन्वेट करवाएंगे इन लोगों को, ठीक है। जो कि यहाँ पे सीआईए ने ट्रेन करे हैं बे ऑफ पिग्स में। अब क्या होगा कि ये जो फिदेल कास्ट्रो है, ही इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट। ये जो यहाँ पे इन्वेजन किया है, ये इन्वेजन जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये सारे के सारे लोग जो रहते हैं, ठीक है, ये पकड़े जाते हैं। और ये सारा किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। वो यहाँ पे चाहते हैं कि कास्त्रो की जो गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट सरकार जो क्यूबा में बन गई है फिदेल कास्त्रो की, इसको यहाँ पे ये लोग हटा दें, रिप्लेस कर दें, यहाँ पे विद्रोह हो जाए, ठीक है। तो ये कोशिश कर रहे हैं। इवेंचुअली ये जो सारे लोग थे जो क्यूबा के, जो इन लोगों ने इन्वेट किया था, क्यूबन्स ही थे लेकिन सीआईए के द्वारा ट्रेन करे हुए थे। सारी पुलिस जो रहती है फिदेल कास्त्रो की, ये इन्हें पकड़ लेती है और ये पूरा असफल होता है ये इन्वेजन। इसको बोलते हैं बे ऑफ पिग इन्वेजन, ठीक है। तो ये पूरा आप देखो कि फिदेल कास्ट्रो जो है ये पूरा जीत के आ रहा है। ये फेल कर देते हैं बे ऑफ पिग इन्वेजन को 1961 में। अब ईगो हर्ट हो जाएगा यूएसए का। ईगो कहेगा कि भाई हमें जो है यहाँ पे क्यूबा में एकदम बगल में आपकी सरकार बनी हुई है, कम्युनिस्ट सरकार बनी हुई है, ये तो बड़ी खराब बात है। हम तो वहाँ पे यूरोप में प्रिवेंट कर रहे थे और हमारी पेरीफेरी में आ गया है। तो देखो यूएसए खुद तो बर्दाश्त करता नहीं है कि उसकी पेरीफेरी में कोई कंट्री आए, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रशिया यहाँ पे बर्दाश्त करे। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ओके ओके। यूएसए जो है वो यहाँ पे नहीं को चाहता है कि उसके एरिया में जो है इंटरफेरेंस हो किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री का। तो वो लोग तो यूरोप तक रखना चाहते थे, लेकिन क्यूबा तक आ जाता है। लेकिन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे रशिया जो है वो पूरा एरिया यहाँ पे
यूएसए के इन्फ्लुएंस में प्रैक्टिकली कोई बिग कंट्री जो रहेगी वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे अगर चाहेंगे तो ये अभी का जो कॉन्फ्लिक्ट है आपको एकदम समझ आ जाएगा कि आप यहाँ पे बर्दाश्त कर सकते हो अपने एरिया में कोई इन्फ्लुएंस बर्दाश्त कर सकते हो कि यहाँ पे कम्युनिस्ट हो जाए या फिर मेक्सिको कम्युनिस्ट हो जाए या आपके नीचे जो क्यूबा है वो कम्युनिस्ट हो जाए। ये खुद तो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है समुंदर से घिरे हुए हैं, इनके पास कोई बॉर्डर वाली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यूएसए के लिए बहुत अच्छा है कि भाई तुम जाके दूसरी जगह पे आप क्या करो, इंटरवेंशन करो, डेमोक्रेसी को प्रोपोगेट करो, यूरोप में आप डेमोक्रेसी की बात करो, ठीक है। तो उनके लिए आसान रहते हैं क्योंकि उनके पास खुद के बॉर्डर चैलेंजेस नहीं है। यूएसएसआर के लिए यहाँ पे खतरे की बात हो जाती है क्योंकि अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ गया तो फिर क्या होगा, अब जो होगा वो यहाँ पे टर्की से बात चल रही थी मिसाइल लगाने की, वो क्या करेंगे, हारने के बाद जॉन एफ कैनेडी सोचेगा कि भाई जो हम बात कर रहे थे 59 में टर्की के साथ क्यूबा में आ गई कम्युनिस्ट सरकार, अब इनको थ्रेटन करो, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे मिसाइल, ठीक है। ये होगा इमीडिएटली आफ्टर ये बे ऑफ पिग वाला इन्वेजन फेल हो जाता है, यहाँ पे लग गई मिसाइल। अब देखो ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया का है, ये किसके अंडर आ गया, ये अटैक के अंडर आ गया, ठीक है, टर्की के ऊपर यहाँ पे नेटो का मेंबर बनने से। और ये मिसाइल कौन सी थी, यहाँ पे जुपिटर मिसाइल जो थी अमेरिका की, इसको हम बोलते हैं जुपिटर जुपिटर क्राइसिस, टर्कीज जुपिटर क्राइसिस, ठीक है। तो ये पूरा मिसाइल्स लगी जाती है, अभी तक आज तक की डेट में टर्की में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये मिसाइल जो है लग गई है। अब यूएसएसआर को लगेगा कि भाई इन्होंने तो टर्की में लगा दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्यूबा में लगाएंगे, तो इसका काउंटर मेजर क्या है, ये यहाँ पे यूएसए में लगाने लगेंगे। तो अब यहाँ पे मिसाइल लगेगी क्यूबा में, कौन लगाएगा, यूएसएसआर लगाएगा। इसको हम बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या होता है, ये क्यूबा आप देख रहे हो कि एकदम यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, शिपमेंट्स करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो एक बारी जो है पकड़ जाएगा, यूएसए को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ मिसाइल जो है वो लग रही है, क्योंकि ये कुछ मिलता जुलता मटेरियल है, ये फिसाइल मटेरियल है, और कुछ यहाँ पे गड़बड़ है जो क्यूबा वाली सरकार जो है मंगा रही है यहाँ पे, ठीक है। इनको इवेंचुअली पता चल जाता है, ठीक है। तो क्यूबा में ये लोग मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल जो है प्लांट कर लेते हैं, टिट फॉर टैट वाली नीति जो है यहाँ पे अपनाई जा रही है, ठीक है। बेसिस यहाँ पे बनने लगे थे क्यूबा में। अब अमेरिकन जो हैं वो क्या हो गए, वो वल्नरेबल हो गए अटैक के। आप खुद को अटैक के वल्नरेबल बना सकते हो, नहीं बना सकते। सेम यूएसएसआर भी प्रिवेंट कर रहा है, और यूएसए खुद यहाँ पे अपने लिए ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि क्यूबा में ये मिसाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करे और ये पूरा यूएस से क्या हो, रेंज में आ जाए, मतलब थोड़ा यहाँ पे जो नीचे वाला सदर्न वाला साइड है वो रेंज में आ जाए। खुद करते हैं जब ठीक है, लेकिन दे विल नॉट टॉलरेट फॉर देमसेल्फ। तो आप देखो यहाँ पे ये पूरा मिसाइल जो है यहाँ पे लग गई है, गल्फ ऑफ मेक्सिको इसके अंडर है, ये पूरा वॉशिंगटन इसके अंडर आ गया है, और इनफैक्ट कनाडा तक इसके अंडर जो है पूरा आ गया था, ठीक है। ये क्यूबन मिसाइल ये जब इन्होंने यहाँ पे लगा दी तब, ओके। तो ये देखो उस टाइम के कार्टून्स हैं, खुरुशेव वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये खुरुशेव है, और ये यहाँ पे कौन है, जॉन एफ कैनेडी है, ओके। तो ये पूरा शिप ये पकड़ लेते हैं अमेरिकन, ये शिप जो है ये स्टॉप करेंगे कि भाई कोई भी हमें सोवियत की यहाँ पे शिप अगर इस एरिया में मिल गई तो हम यहाँ पे होने नहीं देंगे, क्यूबा में आप मिसाइल जो है आप नहीं सेंड कर सकते हो, ठीक है। दोनों ये फोटो, ये आप कार्टून देखोगे, दोनों यहाँ पे क्या है, मिसाइल के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। सो एक तरीके का यहाँ पे सरकास्टिक है, और ये आप देखो बटन, दोनों के पास बटन है, एक बटन इसके पास है, एक बटन इसके पास है, ये यहाँ पे इसके नीचे से मिसाइल और एक यानी इसके नीचे मिसाइल लगाई। ये क्या है, ये यहाँ पे क्यूबा है, और ये क्या है, यहाँ पे टर्की है। तो ये पूरा बहुत ही फनी सा कार्टून है उस टाइम का। अब ये यहाँ पे रिजॉल्व किस तरीके से होता है, सो एज टू सुपर पावर्स होवर्ड क्लोज टू द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर, उस टाइम ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेंशन हो गई थी, क्योंकि दोनों, आपने ये कार्टून में देखा ना, एकदम बटन के ऊपर बैठे हुए थे कि भाई तू दबाएगा तो मैं भी दबाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन उस टाइम हो गई थी, अभी जैसी टेंशन हो रही है वैसी ही टेंशन जो थी उस टाइम में एग्जिस्ट कर रही थी। सो 28 अक्टूबर को खुरुशेव जो है कि कैपिटुलेटेड, informing Kennedy that work on the missile sites would be halted and
that the missiles already in Cuba would be returned to the Soviet Union. ठीक है, तो खुरुशेव कहता है कि अगर जो क्यूबा में हमने मिसाइल लगाई है वो सोवियत को आप अगर वापस कर दो, ठीक है, तो हम यहाँ पे मिसाइल जो है वो बंद कर देंगे, मिसाइल की साइट हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, कैनेडी को ये क्रूशेव बोलता है। कैनेडी कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है, हम न्यूक्लियर वॉर तो कर नहीं सकते। तो कैनेडी भी कहता है कि ठीक है, यूएसए जो है वो कभी क्यूबा को इन्वेड नहीं करेगा, कभी भी कैपिटलिस्ट कंट्री क्यूबा को नहीं बनाएगा। क्यूबा जो है आप अपना फिदेल कास्त्रो का वहाँ पे इन्फ्लुएंस रख सकते हो, कम्युनिस्ट सरकार वहाँ पे हो सकती है, हम वहाँ पे इन्वेड नहीं करेंगे। तो ये पूरा दोनों के बीच में बात होती है, दोनों नेगोशिएट करते हैं कि वहाँ से क्यूबा से मिसाइल हटा लो और तुम जो है वहाँ पे उसको सोवरेन रहने दोगे। So Kennedy also secretly promises to withdraw the nuclear armed missile that the USA has stationed in Turkey in previous years. In following weeks, both superpowers began fulfilling their promises, and the crisis was over by November. Cuba's communist leader Fidel Castro was infuriated by the Soviets' retreat in the face of US ultimatum, was powerless to act. ठीक है, तो कास्ट्रो जो है वो उस चीज़ से गुस्सा होता है कि भाई जो है ये आप डर गए इनकी धमकी से, ऑब्वियसली वो लोग गुस्सा होंगे। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था। ओके, तो ये आर्म्स ब्लॉकेड जो है क्यूबा पे लगाया गया था उस टाइम। और कैनेडी क्या कहते हैं, दैट द ट्यूसडे फर्स्ट ऑफ द 13 days of the decision, unlike any other the Kennedy years, indeed in as much as was the first direct nuclear confrontation unlike any in the history of the our planet। देखो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यों इम्पोर्टेंट है हमारा, पहली बारी यहाँ पे बहुत ही न्यूक्लियर अटैक का खतरा हुआ था, एक डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन थी दोनों के अगेंस्ट, और एकदम रेडी पोजीशन में यहाँ पे जो था, एक्टिव पोजीशन में न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं प्लांट करी गई थी। ठीक है, तो पहली बार हम देखते हैं कि इतना टेंशन जो है वो यहाँ पे कोल्ड वॉर के टाइम पे अगर कभी एक्सीड किया था तो वो था यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे, इसीलिए इवेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सोवियट्स जो हैं वो वहाँ पे वापस आ जाते हैं, क्यूबा में दे कंटिन्यूड, और निकिता खुरुशेव अग्रीड टू रिमूव द सोवियत मिसाइल फ्रॉम क्यूबा, और वही सेम यूएसए करते